सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीन 2.0 के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा छोटा होने वाला है एंड रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने वाला है, बिकॉज शाम को मुझे मेरी यूनिवर्सिटी से कॉल आया है। सिंस आई एम अ वेरी रेप्यूटेड एल्यूमिनाई ऑफ माई यूनिवर्सिटी, तो रजिस्ट्रार साहब का कॉल आया है। एक यूनिवर्सिटी का इवेंट है, मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंट। संडे को यानी कल वो इवेंट है, तो आज मुझे निकलना पड़ेगा अपने घर से, तभी मैं उस इवेंट में पहुंच पाऊंगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके टीचर्स आपको कॉल करके बुलाएं तो आप मना नहीं कर सकते। दिस इज द रूल, है ना, दिस इज द थंब रूल। तो अभी मुझे उनकी बात रखनी पड़ेगी एंड जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी पहुंचना पड़ेगा। इस सेशन को मैं सिर्फ इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। आप बस ये छोटा सा टॉपिक, यहां मैं ग्लाइकोलिसिस रिवाइज कराऊंगा, लिंक रिएक्शन रिवाइज कराऊंगा और काफी सारे छोटे मोटे और टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग दिस सेशन टू मेक श्योर कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। अगले वीक में एक्स्ट्रा सेशन जरूर लूंगा एंड इस सेशन को कंपनसेट करूंगा, दैट इज अ गारंटी। यस, तो आज हम लोग क्या करते हैं, लिंक रिएक्शन को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड अच्छे से समझना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अकाउंट। एक छोटे से पार्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ मेरे बंधु, ग्लाइकोलिसिस में सर ग्लूकोज से शुरुआत हुई थी और ग्लूकोज ने 6 कार्बन के ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने टूट करके 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बना लिए थे 3-3 कार्बन के। तो यहां पर आप सबसे पहले बनाते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना था फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके बाद आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 टुकड़ों में टूट गया था, जिसे हम कह रहे थे पागल और धप यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड आपका डीएचएपी। तो हमने यहां पर सीधा 2 इंटू पीजीएल ही लिख दिया था, क्योंकि डीएचएपी और पीजीएल एक दूसरे में आइसोमराइज हो सकते थे, तो हमने 2 पीजीएल ही यहां पर लिख दिए। उसके बाद आपका बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद आपका बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद आपका बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद आपका बनता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और उसके बाद बनता है आपका पाइरुवेट। सिंस यहां पर आपके 2 पीजीएल मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पर भी हर मॉलिक्यूल के आगे आप 2 इंटू 2 इंटू लिख सकते हैं कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं 3-3 कार्बन के हैं। अब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से यानी ग्लूकोज से ये जो 3 कार्बन के पाइरुवेट बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। भाई एक 6 कार्बन का ग्लूकोज है, उसके मैं 2 बराबर टुकड़े कर दूं, ये आपका 6 कार्बन का ग्लूकोज है, इसके मैं 2 बराबर टुकड़े कर दूं तो ये कितने कितने कार्बन के होंगे, 3-3 कार्बन के होंगे ना। तो भाई मैं ये एक मॉलिक्यूल अगर लिख रहा हूं तो इसके आगे मैं लिख दूंगा 2 इंटू कि 2 पाइरुवेट बने हैं, है ना, 2 आपके 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने हैं, 2 आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने हैं एंड सो ऑन। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो आपका एक मॉलिक्यूल है इसकी शक्ल बना लूंगा, इसके आगे 2 इंटू लिख दूंगा कि भैया ऐसे 2 मॉलिक्यूल बने हैं एक ग्लूकोज से, तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। करेक्ट। अब ये आपके पाइरुवेट बन गए, यहां पर ग्लाइकोलिसिस आपकी संपन्न होती है, समाप्त होती है। यहीं पर हमने जाना कि जो फर्स्ट स्टेप था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने वाला, तो यहां फॉस्फेट किसने दिया, एटीपी ने दिया, तो एक एटीपी यहां पर माइनस हो गई थी। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, यहां एक फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट है, तो एक फॉस्फेट किसने दिया, अगेन एटीपी ने दिया एंड यहां पे -1 एटीपी फिर से हो गई। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 2 एटीपी आपकी माइनस हुई थी, 2 एटीपी आपकी इस्तेमाल हुई थी, आपको अपनी जेब से एटीपी लगानी पड़ी थी। लेकिन अगर आप बात करें कि कितनी एटीपी बनी, तो ये वाला जो प्रोसेस है मेरे दोस्त, ये वाला जो प्रोसेस है, इस पे आपका NADH बनता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप क्या कहोगे कि 2 आपके NADH बन चुके हैं। एक NADH से आपको पता है बैंक में जाकर के 3 एटीपी मिलती है, तो 2 NADH से 6 एटीपी मिल सकती है अगर बैंक में हमने इस NADH को पहुंचा दिया तो, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, यहां फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, बिस फॉस्फो मतलब 2 फॉस्फेट थे, यहां एक ही फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट कहां चला गया, एटीपी बनाने, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एटीपी यहां बनी। उसके बाद यहां फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यहां पाइरुवेट, यहां फॉस्फो का साउंड आ रहा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यहां पाइरुवेट, तो फॉस्फेट कहां चला गया मेरे भाई, एटीपी बनाने चला गया, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एटीपी यहां पर भी बनेगी। ग्लाइकोलिसिस का कंप्लीट रिवीजन है। तो कोई पूछे आपके ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी कितनी बनी, नेट एटीपी कितनी बनी एकदम हाथों हाथ, तो मेरे भाई 2 एटीपी आपकी बनी, 2 एटीपी आपकी खर्च हो गई थी, तो इनको तो काट दो, इनको तो काट दो, ये तो आपस में ही कट गई। तो आपकी नेट एटीपी कितनी बनी है, 2 एटीपी बनी है, जो आप अभी झटपट यूज कर सकते हो।
लेकिन अगर कोई पूछे टोटल एटीपी कितनी बनी है, मुझे ये बता दो, तो टोटल एटीपी कितनी बनी है, ये दो जो नेट एटीपी बनी है ये तो आपके पास है ही, लेकिन इसके अलावा ये जो दो NADH हैं इससे आगे चल के 6 एटीपी भी बन सकती हैं, यानी टोटल आपकी ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी आपको देखने को मिली। ये बात भी हम लोग जान चुके थे। अब ये जो पाइरुवेट है, इस पाइरुवेट के भी अलग अलग भविष्य होते हैं, अलग अलग फेट होते हैं। अगर मैं एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल को पकड़ लूं तो यहां पर लग सकता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या बना लेगा, नाम ही है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बना लेगा, तो 3 कार्बन का लैक्टेट बन जाएगा। 3 कार्बन के पाइरुवेट से 3 कार्बन का लैक्टेट बना, कोई CO2 निकलने की जगह नहीं है, 3 कार्बन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम लगा। एंड यहां पर एक और चीज हुई, क्या हुई कि आपका ये जो NADH था जो आपने ग्लाइकोलिसिस में बनाया था, ये जो NADH था ये दोबारा से NAD में कन्वर्ट हो गया। ये जो NADH था ये दोबारा से NAD में कन्वर्ट हो गया, दोबारा ग्लाइकोलिसिस में जाकर के NADH बना सकता है, यानी ये बैंक में नहीं गया, तो फर्दर आपको कोई एनर्जी नहीं मिली, यहां पर आपको फर्दर कोई एनर्जी नहीं मिली। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पाइरुवेट क्या बना सकता है, अल्कोहल भी बना सकता है। तो यहां पे आपका क्या लगता है, एंजाइम पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी यहां पर। एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ADH, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तो फाइनली यहां पर क्या बन जाएगी, इथेनॉल बन जाएगी। इथेनॉल यानी अल्कोहल बन जाएगी 2 कार्बन की, एंड उसके साथ आपका 1 कार्बन बचा, ये CO2 की फॉर्मेट में रिलीज हो जाएगा। तो इथेनॉल बन गई 2 कार्बन की और CO2 आपका रिलीज हो गया, तो 2 + 1 3 कार्बन, यहां पर भी आपके पाइरुवेट में 3 कार्बन थे, बैलेंस हो गए। तो यहां लैक्टेट बनाने के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यहां अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये आपकी फर्मेंटेशन थी। यहां पर भी सेम होगा, आपका NADH जो है NAD में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका ग्लाइकोलिसिस में जाकर दोबारा से NADH बना सकता है। सेम प्रोसेस हमने देखा, अभी तक हमने ये सारी की सारी बातें कर ली थी। अब हमें यह जानना है कि ये जो पाइरुवेट है, अगर मैं इसको ऑक्सीजन दे दूं, ये दोनों प्रोसेस कब होंगे, जब ऑक्सीजन की कमी है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है। इन्हें हम फर्मेंटेशन कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर इस पाइरुवेट को ऑक्सीजन दे डालूं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर मुझे ग्लूकोज की करानी है, तो मुझे पाइरुवेट को ऑक्सीजन देना पड़ेगा। अगर एरोबिक कंडीशन है, पाइरुवेट को अगर मैं ऑक्सीजन दे डालूं तो पाइरुवेट क्या बनाएगा, वो मुझे जानना है। दिस इज आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टुडे। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो हमने अभी तक इतनी बातें जान ली थी, ये सेम बातें हम लोग अपनी PPT में भी देख लेते हैं। ये नोट्स आपने ऑलरेडी बना रखे हैं। मैंने कहा ग्लाइकोलिसिस में ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी यहां पर ग्लूकोज जो है इसको हम लोग तोड़ रहे होंगे। तो यहां पर क्या होती है, आपकी इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लाइकोलिसिस में, क्योंकि ये जो आपका ग्लूकोज है इसका सिर्फ एक बॉन्ड में तोड़ रहा हूं। 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है इसे 3-3 कार्बन के पाइरुवेट में बना रहा हूं, और कुछ भी नहीं। अब ये बॉन्ड भी टूटना रहता है, 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 तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, अभी इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन हुई है। इसको मैं EMP पाथवे भी कहता हूं, क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर के मुझे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की स्कीम के बारे में बताया, जिनका नाम था एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नाज। तो इसे मैं EMP पाथवे भी कहता हूं। उसके अलावा इसे यूनिवर्सल पाथवे भी कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस को, क्योंकि पहली बात, अगर ये साइटोप्लाज्म में होने वाली पाथवे है तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में हो सकती है, क्योंकि दोनों ही सेल में आपका साइटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म इज अ यूनिवर्सल थिंग, दुनिया के हर सेल में साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो ऐसे प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में हो रहे होंगे वो भी दुनिया के हर सेल में हो सकते हैं। एंड यहां पर जो ग्लाइकोलिसिस है, इसको होने के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन है, बहुत अच्छी बात है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी ग्लाइकोलिसिस हो सकती है। तो चाहे एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, सब में ग्लाइकोलिसिस हो सकती है। चाहे एरोबिक हो, चाहे एनएरोबिक हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। 10 स्टेप का यह प्रोसेस है जो कि हमने यहां पर देखा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के हमने 2 टुकड़े कर दिए, जिसका नाम था पागल और धप, यानी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे में आइसोमराइज हो सकते हैं, तो हम 2 PgAl ही लिख देते हैं। यहां पे कॉमनली PgAl बनता है, तो हमने 2 PgAl लिख दिया। फिर बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर बना 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर बना फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और फिर बना आपका पाइरुवेट। यानी एक 6 कार्बन का जो ग्लूकोज था, इसका एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, और 3-3 कार्बन के 2 पाइरुवेट मुझे देखने को मिले। जो नेट एटीपी मुझे इस प्रोसेस से मिली, वो जो नेट एटीपी थी वो थी आपकी 2 ATP।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि टोटल एटीपी कितनी निकली, भाई 2 एटीपी तो सीधे सीधे मेरे हाथ में आ गई और 6 एटीपी मुझे एनएडीएच से मिल सकती हैं जब मैं उसे बैंक में भेजूंगा। तो टोटल 8 एटीपी मिलने की गुंजाइश है। अभी तक मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी आई हैं। 6 एटीपी तब मेरे हाथ में आएंगी जब मैं बैंक में जाऊंगा, जब मैं एनएडीएच को बैंक में भेजूंगा। उसके बाद मैंने दिखाया आपको फेट ऑफ पाइरुवेट कि भैया ये जो ग्लूकोज है ये आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया था ग्लाइकोलिसिस से, और यहां आपके 2 NAD से 2 NADH बन चुके थे। 2 NADH मॉलिक्यूल मुझे ग्लाइकोलिसिस में दिखाई दिए। अब समझ लीजिए अगर पाइरुवेट को मैं ऑक्सीजन नहीं दे रहा होता, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरुवेट क्या करेगा, एनारोबिक कंडीशन है तो ये क्या दिखाएगा, फर्मेंटेशन दिखाएगा मेरे भाई। और अगर ये फर्मेंटेशन दिखाएगा तो 2 तरीके की फर्मेंटेशन दिखा सकता है। अगर ये 3 कार्बन का पाइरुवेट 3 कार्बन का लैक्टेट बना रहा है या लैक्टिक एसिड बना रहा है तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दिखा रहा होगा। एंड मेरे दोस्त एंजाइम क्या लग जाएगा यहां पर, लैक्टेट बनाने वाला लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। एंड यहां पर जो आपका NADH बना था ग्लाइकोलिसिस में, ये दोबारा कन्वर्ट हो जाता है NAD के अंदर, और ये NAD वापस आकर के ग्लाइकोलिसिस में दोबारा से NADH बना सकता है, फिर NADH से दोबारा NAD, फिर NAD से दोबारा NADH, NADH से दोबारा NAD एंड सो ऑन। ये प्रोसेस जो है चलता चला जाएगा एंड आपका काम होता चला जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेरे दोस्त ये जो फर्मेंटेशन है इसमें अल्कोहल बन रहा है तो इसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। तो अगर लैक्टेट बन रहा है तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम, अगर अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम। लेकिन उससे पहले 2 कार्बन की अल्कोहल बनाने से पहले हमें एक कार्बन निकालना भी तो पड़ेगा। भाई यहां पर आपका 3 कार्बन का पाइरुवेट था, 3 कार्बन के पाइरुवेट से मैं 2 कार्बन का अल्कोहल तभी बना पाऊंगा जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं अलग कर दूंगा। तो पहले मुझे क्या करना है, एक एंजाइम लगाना पड़ेगा, पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज डिलीट कर दूं जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यहां पर लगेगा, तो बन जाता है आपका 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड और एक CO2 हो गया रिलीज। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है इस पे लगाऊंगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और अल्कोहल बनके तैयार हो जाएगी। सेम जो आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कर रहा था कुछ वैसा ही काम यहां पर होगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने लैक्टेट बनाया और NADH को NAD में कन्वर्ट कर दिया। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम नाम में ही अल्कोहल है तो अल्कोहल बनाएगा और सेम NADH को NAD में कन्वर्ट कर देगा। ये NAD दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में जाकर NADH बना लेगा, फिर ये NADH दोबारा से NAD बना लेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, फिर आपका NAD से NADH, फिर NADH से NAD, यानी ये जो NADH मॉलिक्यूल हैं ये बैंक में नहीं जा रहे हैं। इसीलिए फर्मेंटेशन में आपकी नेट 2 ही एटीपी बनती है मेरे भाई। ये जो 2 एटीपी है नेट सिर्फ यही तैयार होंगी ना, ये जो 6 एटीपी हैं ये तो बन ही नहीं पाएंगी क्योंकि बैंक में आना जाना हो ही नहीं पा रहा है। ये जो NADH है ये तो दोबारा NAD में कन्वर्ट होकर वापस आ जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस करने के लिए। इसका मतलब इनका बैंक में जाना हुआ ही नहीं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तक इस NADH को पहुंचाया ही नहीं गया। सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि यहां पर टोटल एटीपी भी 2 हो जाएंगी, नेट एटीपी भी 2 हो जाएंगी। ये जो 6 एटीपी हैं ये बन ही नहीं पा रही हैं, बैंक में आवन जावन का सिस्टम हमारा है ही नहीं। एंड देयरफॉर ये जो फर्मेंटेशन है, ये जो आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें काफी कम एनर्जी निकलती है। लेकिन अगर मेरे दोस्त आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर इस पाइरुवेट को आप ऑक्सीजन दे देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करा देते हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपका एक एक कार्बन जो है ये अलग हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यानी ग्लूकोज में जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सब टूट जाएंगे और आपके 6 CO2 अलग हो जाएंगे। 6 कार्बन है यहां पर, ये भी CO2 बन जाएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी 6 CO2 आपके निकल जाएंगे। एवरी कार्बन कार्बन बॉन्ड वुड बी ब्रोकन। दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जो तभी हो पाएगी जब ऑक्सीजन अवेलेबल है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगी, जब ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो यहां पर आपका पहले लिंक रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जो कि ग्लाइकोलिसिस को इस क्रैब साइकिल से लिंक कर दे, इसे हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। यहां पर जो पाइरुवेट है इससे एक CO2 रिलीज हो जाएगा और 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम A यहां पर बनेगा और एक CO2 रिलीज हो जाएगा, करेक्ट। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये चला जाएगा क्रैब साइकिल के अंदर, एंड ये जो क्रैब साइकिल के अंदर चला जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A, फिर इसके भी ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये टूट जाएंगे, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे। फिर हम जितने भी NADH और FADH2 बने होंगे इनको बैंक में भेज देंगे और उससे ATP निकाल लेंगे। यानी हमारे पास NADH होंगे यानी चेक होंगे, हमारे पास FADH2 होंगे यानी कोई डिमांड ड्राफ्ट होगा। अब ये करेंसी तो है नहीं, इनको हमें ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी ये करेंसी बन पाएंगी। तो हम इन्हें बैंक में भेजेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजेंगे। तो अब हमारे इस चैप्टर के 3 मेन टॉपिक ही बचते हैं।
पहला ये लिंक रिएक्शन की पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बना। दूसरा आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल में गया तो क्रैब साइकिल में क्या क्या हुआ, और फिर हमारे पास जो NADH बन चुके हैं, जो FADH2 बनेंगे आपके क्रैब साइकिल में, उनको हम ETS में कैसे भेजें और कैसे इनसे ATP निकालें। ये 3 मेन टॉपिक है। तो आज हम लिंक रिएक्शन के बारे में पढ़ लेंगे, उसके अगले दिन हम लोग जो है क्रैब साइकिल के बारे में और फिर ETS के बारे में, और फिर ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा मेरे भाई। इतनी बात हम लोगों ने जानी। अब वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन ऑल्सो। फर्मेंटेशन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो, एरोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब एरोबिक कंडीशन पाई जा रही हो, यानी ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो। यहां पर गंदी गंदी चीजें बनती हैं फर्मेंटेशन में, जैसे लैक्टिक एसिड। फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बना जो कि आपकी मसल में पेन देता है, दर्द देता है। और आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बना। अल्कोहल तो जो इसको बना रहा है उस ऑर्गेनिज्म को भी नहीं छोड़ता। ईस्ट जो कि अल्कोहल बनाता है वो भी मर जाता है 13% अल्कोहल की कंसंट्रेशन होते ही। यानी जो ऑर्गेनिज्म खुद अल्कोहल बनाता है वो खुद अल्कोहल को नहीं झेल पाता है 13% कंसंट्रेशन से ऊपर। इतना खतरनाक प्रोडक्ट है ये। तो अल्कोहल बनती है यहां पर, एज वेल एज लैक्टिक एसिड बनते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट नहीं माने जाते। टोटल अगर आपके ग्लूकोज में कुछ एनर्जी है, एरोबिक रेस्पिरेशन से कुछ एनर्जी निकल रही है, तो उसकी लेस देन 7% ही निकल पाती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको एनर्जी काफी कम निकलती हुई दिखाई देगी, सिर्फ आपकी टोटल 2 ATP आपको निकलती हुई दिखाई देंगी, है ना। और जो NADH है ये NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं बड़ी आसानी से, एकदम स्लोली, है ना। यहां पर देखिए ये आपकी जब फर्मेंटेशन हो रही थी इसी दौरान NADH NAD में कन्वर्ट हो गए, स्लोली कन्वर्ट हो गए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत इनके लिए तामझाम नहीं लगा। लेकिन जब हम इन NADH को भेजते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो ये रॉबस्टली बहुत तेजी से एक मशीन लगी हुई है ये काम करने के लिए, जो NADH को NAD में कन्वर्ट करे और ATP निकाले। तो मेरे दोस्त यहां पर इनको बहुत रॉबस्टली कन्वर्ट किया जाता है दोबारा से NAD में, क्योंकि इनसे हमें क्या निकालनी है, ATP तैयार करनी है। तो रॉबस्टली ये काम होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ज्यादा ATP हमको बनानी होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहां पर भेजा जाता है NADH और FADH2 को, जिससे ज्यादा से ज्यादा ATP बन सके। टोटल 38 ATP बनती है, यहां पे सिर्फ 2 ATP बनी। एंड यहां पर आप देख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड थे टूट गए, तो 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, तो 6 CO2 बन गए और आपके साथ में कई सारे ATP भी निकले। ये बात हम लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। दिस इज समथिंग वी ऑलरेडी नो, इस बात को हम लोग जानते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द लिंक रिएक्शन। अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है लिंक रिएक्शन, और इस लिंक रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लिंक रिएक्शन को हम लोग प्यार से कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, करेक्ट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, माफी चाहूंगा, है ना। फॉस्फोराइलेशन आगे पढ़ेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होगी, वो तो सबसे खतरनाक टॉपिक है, इसीलिए दिमाग में वही घूम गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब भैया खोपड़ी पे लगाइए नवरत्न तेल और घुस जाइए इस पर्टिकुलर टॉपिक के नाम में। पहले मैं नीचे कुछ डिटेल लिखवा देता हूं और फिर मैं पूरे डेटा को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। मैंने क्या कहा, इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं लिंक रिएक्शन, ठीक है। आराम से देखिए इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहा गया। इसको लिंक रिएक्शन इसीलिए कहा गया सिंस दिस रिएक्शन लिंक्स ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल के बीच में ये एक लिंक के तौर पे, कड़ी के तौर पे पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा, लिंक रिएक्शन कहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां बनता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम है। दिस रिएक्शन कन्वर्ट्स पायरुवेट, जो आपका ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना था, तो दिस रिएक्शन कन्वर्ट्स पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, इसकी एक खास बात है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिंक मॉलिक्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, लिंक मॉलिक्यूल कहते हैं। इस एसिटाइल कोएंजाइम में ऐसी क्या बात है गुरुजी कि इसे लिंक मॉलिक्यूल कहा गया।
मेरे भाई ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, जब आप फैट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो आपको फैट मेटाबॉलिज्म में भी दिखाई देगा। समझ लीजिए कोई फैट है वो 12 कार्बन का है, तो उस फैट को अगर आप तोड़ेंगे, उस फैटी एसिड को अगर आप तोड़ेंगे 12 कार्बन के फैटी एसिड को, तो बेसिकली क्या होगा, दो दो कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएंगे। तो 12 कार्बन का कोई फैटी एसिड है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 12 कार्बन जो है इसके क्या हो जाएंगे, दो दो कार्बन के 6 टुकड़े हो जाएंगे। राइट, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल 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 कोएंजाइम है, इसके कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। जब आपने ग्लूकोज को तोड़ा तो 6 कार्बन के ग्लूकोज को आपने तोड़ा, इससे बने आपके 2-3 कार्बन के पाइरुवेट, और फिर इस पाइरुवेट को आपने तोड़ा तो फिर आपके बने एसिटाइल कोएंजाइम है। यानी एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोहाइड्रेट तोड़ रहे हो तो भी बन रहा है, फैटी एसिड तोड़ रहे हो यानी फैट मेटाबॉलिज्म कर रहे हो तो भी बन रहा है, एंड प्रोटीन को तोड़ के जब आप अमीनो एसिड बनाओगे, उस अमीनो एसिड को जब आप तोड़ोगे तो भी एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है। यानी चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, एसिटाइल कोएंजाइम इज अ लिंक मॉलिक्यूल जो हर चीज के मेटाबॉलिज्म में आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए लिंक शब्द जो है ये आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के लिए भी इस्तेमाल हुआ एंड एसिटाइल कोएंजाइम के लिए भी इस्तेमाल हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसे लिंक मॉलिक्यूल क्यों कहा गया, इसे लिंक मॉलिक्यूल इसीलिए कहा गया बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम ए is formed in carbohydrate, fat and protein metabolism। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एम्फीबॉलिज्म के बारे में बताऊंगा उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि चाहे आप फैट को तोड़ लो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ लो, चाहे आप प्रोटीन को तोड़ लो, आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, आपको यहां पर मेरे दोस्त एसिटाइल कोएंजाइम में बनता हुआ दिखाई देगा ही देगा। दिस इज द लिंक मॉलिक्यूल। तो लिंक शब्द से हमने दो चीजें निकाली, लिंक शब्द से हमने दो चीजें निकाली। पहला कि ये जो रिएक्शन है, ये जो लिंक रिएक्शन है, ये ग्लाइकोलिसिस के बाद हो रहा है एंड क्रैब साइकिल के पहले हो रहा है। तो ये कड़ी है, ये एक लिंक है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेरे भाई ये जो आपका रिएक्शन है लिंक रिएक्शन, इसमें आप पाइरुवेट से एक CO2 हटा देते हो और 2 कार्बन का एक नया कंपाउंड बनाते हो जिसको एसिटाइल कोएंजाइम कहा जाता है। वो एसिटाइल कोएंजाइम में खुद भी लिंक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म तीनों में देखने को मिलता है। तो लिंक रिएक्शन शब्द तो हमको समझ में आ गया। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या चक्कर है इसका गुरुजी, ये भी समझा दीजिए। आओ मेरे भाई, सबसे पहले शब्द में ही घुस जाते हैं, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब है कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो सिंस यहां पे पाइरुवेट जो है ये एक एरोबिक प्रोसेस में एंटर कर रहा है, सिंस एरोबिक प्रोसेस है ये, एंड ऑक्सीजन जो है इसकी अवेलेबिलिटी भरपूर है, तो क्या यहां पर ऑक्सीडेशन होगी, बिल्कुल ऑक्सीडेशन होगी। तो दिस इज ऑक्सीडेटिव। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, नाम में घुस जाओ मेरे भाई। डीकार्बोक्सिलेशन कहीं सुनीला लगता है सर, आज भी सुनाया है आपने, कल भी सुनाया था। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, डी का मतलब है डिलीट कर देना यानी एलिमिनेट कर देना। डी का मतलब क्या है, डिलीट कर देना यानी एलिमिनेट कर देना। एंड अगर एलिमिनेट कर रहे हो तो किस चीज को एलिमिनेट कर रहे हो मेरे भाई, कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर रहे हो। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका 3 कार्बन का जो पाइरुवेट होगा, 3 कार्बन का जो पाइरुवेट होगा, इस 3 कार्बन के पाइरुवेट से आपने क्या बनाया, इस 3 कार्बन के पाइरुवेट से आपने क्या बनाया मेरे दोस्त, आपने बनाया एक 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के बाद आपके पास एक कार्बन जो बचा है वो आपने CO2 की फॉर्मेट में रिलीज कर दिया, CO2 की फॉर्मेट में रिलीज कर दिया, इसीलिए इसे क्या कहा, डीकार्बोक्सिलेशन कहा। यानी यहां पर ऑक्सीजन जो है ना, वो भी प्रेजेंट है, एरोबिक कंडीशन है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहां पर CO2 रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा। ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं गुरुजी हमको अच्छे तरीके से समझ में आ गए कि लिंक रिएक्शन क्यों कहा गया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहा गया। दोनों बातें हमारे दिमाग में एकदम एंड टू एंड क्लियर है। ये लिंक रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम जनरल लेवल का कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी चीज को थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे। अब हम इसका रिएक्शन देख भी लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन देखेंगे भी बढ़िया तरीके से। तो समझ लीजिए हमारे पास ग्लूकोज था, समझ लीजिए हमारे पास ग्लूकोज था। अब यह ग्लूकोज कितने कार्बन का था मेरे भाई,
ये ग्लूकोज था गुरुजी आपका 6 कार्बन का, तो हम 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज है, ये 6 कार्बन का जो ग्लूकोज था, ये किस में कन्वर्ट हो गया था? ये आपका 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया था, पाइरुवेट के। तो पाइरुवेट होते हैं 3-3 कार्बन के, तो इसको 2 इंटू करके मैं लिख सकता हूं, तो मुझे पता लग जाएगा यहां पर आपका 6 कार्बन का ग्लूकोज था, और इसको मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया है, करेक्ट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट है। यहां पर इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा गुरुजी? हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा मिस्टर ग्लाइकोलिसिस। और इस मिस्टर ग्लाइकोलिसिस में आपके क्या बने थे? 2 एटीपी बने थे नेट, और 2 यहां पर क्या बने थे? आपके NADH बने थे। तो 2 NAD को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया था? 2 NADH में कन्वर्ट कर दिया था, 2 NADH में कन्वर्ट कर दिया था, करेक्ट। 2 NADH में कन्वर्ट कर दिया था। इतना काम हमारा ग्लाइकोलिसिस में हो गया था गुरुजी, ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? ये जो 6 कार्बन का बड़ा सा मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या होता है गुरुजी? ग्लूकोज होता है। और इस ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर दिया था किसमें? आपके पाइरुवेट में। तो ये हमने पाइरुवेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट है। अब ये जो प्रोसेस है, ये कहां हुआ था गुरुजी? आपने बताया था ये जो प्रोसेस है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस हो रहा था इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हुआ था। अब मेरे भाई, अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी एटीपी बनाने का काम कहां होगा गुरुजी? एटीपी बनाने का जो मेन काम है, ये तो पावर हाउस में होना चाहिए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होना चाहिए। यानी अगर मुझे इस पाइरुवेट को आगे एरोबिकली ट्रीट करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट करना है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भेजना है, तो क्या मैं इसे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजूं? और जो आपका NADH है, इससे भी मुझे अगर आगे चल के इन 2 NADH से अगर मुझे 6 एटीपी निकालनी है, तो क्या इनको भी मैं बैंक में भेजूंगा? और बैंक कहां था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां था? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या ये दोनों की दोनों चीजें जो है, क्या इन्हें मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाना पड़ेगा? यस गुरुजी, इनको आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या बना देता हूं? यहां पर मैं बना देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर मैं क्या बना देता हूं? माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूं। और माइटोकॉन्ड्रिया का भी कौन सा पार्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया की भी मैट्रिक्स पार्ट में मैंने यहां पर इनको पहुंचा दिया है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचा दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मैंने क्या क्या पहुंचाया? ये जो आपका यहां पर पाइरुवेट थे, 2 पाइरुवेट, एक तो इनको पहुंचाया, राइट, एक तो जो आपके पाइरुवेट थे इनको पहुंचाया कि आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, रोनाल्डो मौशी बने। इसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि इनको माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया जाए, करेक्ट। तो इनको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा दिया, ऑलराइट। दूसरा, हमारे ये जो NADH थे, इनको भी तो आपको एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए भेजना पड़ेगा भैया माइटोकॉन्ड्रिया में। यस, तो इनको भी हम लोग कहां भेज देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देंगे। तो इसको भी हमने कहां भेज दिया? माइटोकॉन्ड्रिया में भेज दिया, फॉर एटीपी जनरेशन, फॉर एटीपी जनरेशन, यानी ETS में जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या बैंक में जाने के लिए। और इसको भी हमने कहां भेज दिया? इसको भी हमने भेज दिया आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब यह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच चुका है। इसका नाम क्या था? मिस्टर पाइरुवेट। तो 2 पाइरुवेट जो है, अब ये आपके कहां पहुंच चुके हैं? ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच चुके हैं। एंड ये जो 2 NADH थे, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच चुके हैं। बाद में हम इन्हें इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा देंगे। अब क्या हुआ मेरे दोस्त? आराम से सुनना। अब क्या हुआ? ये जो पाइरुवेट है, इस पाइरुवेट को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? अब ये जो पाइरुवेट है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? ये जो पाइरुवेट है गुरुजी, इसको आप कन्वर्ट कर रहे होंगे 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए में। आए, ये जो पाइरुवेट है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे। अरे अदो भैया, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड आपका एक CO2 मुझे अलग कर देना है, तभी तो डी कार्बोक्सिलेशन होगी। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन नाम लिखा हुआ है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका एक पाइरुवेट जो था, 3 कार्बन का एक पाइरुवेट जो है, इससे एक एसिटाइल कोएंजाइम बना और आपका एक CO2 बना। तो 2 अगर पाइरुवेट है तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम और 2 CO2 बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया आपका? एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड ये क्या हो गया आपका? एक CO2 हो गया। अब गौर से देखिए, इस प्रोसेस में और क्या क्या लगता है। इस प्रोसेस में कई सारे कोएंजाइम्स लगते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लगा? ये जो आपका
3 कार्बन का पाइरुवेट था, इस पे पहले तो मैं कोएंजाइम ए लगाऊंगा, इस पे पहले मैं कोएंजाइम ए लगाऊंगा क्योंकि मुझे इस कोएंजाइम ए को यहां भेजना है, तो मैं कोएंजाइम ए लगाऊंगा तभी तो यहां पहुंचेगा, तो कोएंजाइम ए लगाऊंगा मैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा NAD, क्योंकि ये जो NAD है इससे मैं क्या बना रहा हूंगा, NADH बना रहा हूंगा, तो मैंने यहां पर क्या बनाया, आपका NAD लगाया, तो इससे क्या बन गया, NADH बन गया, NADH बन गया, करेक्ट। तो यहां पर भी NADH बनता है, तो NAD मैंने लगाया तो NADH बनेगा। इसके साथ साथ मैंने क्या लगाया, इसके साथ साथ मैंने लगाया मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर, ये जो मैग्नीशियम है ये भी यहां पर आपका यूज हो रहा होता है। एंड इसके अलावा दो चीजें और लगती हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इनका भी एक नाम आप लिख सकते हैं। पहली चीज है TPP, दैट इज थियामीन पायरोफॉस्फेट, थियामीन पायरोफॉस्फेट। एंड एक और चीज आप लिख सकते हैं यहां पर, क्या होगा, लिपोइक एसिड, जिसको क्या कहते हैं, लिपोएट कहते हैं। ये 5 चीजें आपने यहां पर लगाई, अदर देन दिस पाइरुवेट 5 चीजें आपको लगानी पड़ी। पहली चीज कोएंजाइम ए, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने में काम आएगी। दूसरी चीज NAD, जो NADH बनाने में काम आएगी। तीसरी चीज Mg, जो कि है आपका कोफैक्टर, जो इस रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा 2 चीजें आपकी और लगती हैं, दैट इज थियामीन पायरोफॉस्फेट, एंड इसके अलावा लगता है आपका लिपोएट। ये 5 चीजें लगती हैं, तब जाके पूरा का पूरा प्रोसेस हो पाता है। यहां पर आपका पाइरुवेट जो है, इस पे हम मेन अटैक कर रहे हैं, तो यहां पर जो एंजाइम लगेगा और इतनी सारी 5 चीजें और लगेंगी, इसको हम मिलाकर क्या कहते हैं, PDH कॉम्प्लेक्स कहते हैं, PDH कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड एज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। इसे हम PDH कॉम्प्लेक्स कहते हैं, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स या PDH कॉम्प्लेक्स यहां लगा, नाम से सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुई तो क्या लगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज ही लगेगा तीनों केसेस में। तीनों केसेस में डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम ही लगेगा। जब लैक्टिक एसिड बना तो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, जब अल्कोहल बना तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और जब पाइरुवेट पे सीधा सीधा अटैक हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तीनों के नाम ही अलग अलग है। अल्कोहल सिर्फ एक ही जगह बन रही है, लैक्टेट सिर्फ एक ही जगह बन रहा है, बाकी जो बचा इसमें पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज लिख सकते हो। तो यहां लगा LDH यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां ADH यानी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और एरोबिक रेस्पिरेशन में लगा PDH कॉम्प्लेक्स, दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये आपका एंटर कर जाता है किसमें, ये आपका एंटर कर जाता है क्रैब साइकिल में। ये आपका एंटर कर जाता है किसमें, क्रैब्स साइकिल में। और क्रैब साइकिल के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी यहां पर NADH FADH2 बने हुए हैं, ये देखो ग्लाइकोलिसिस से जो NADH बने थे ये भी मैं ले आया माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां भी नए नए NADH बने हैं, एक पाइरुवेट से एक NADH बना है तो 2 पाइरुवेट से 2 NADH बनेंगे, तो ये भी हम देख चुके हैं, राइट। तो अभी तक जितना हमने देखा है, जितने NADH बने हैं सारे आगे चल के हमें ETS में भी भेजने पड़ेंगे। दिस इज योर लिंक रिएक्शन, दिस इज योर कंप्लीट लिंक रिएक्शन। तो आपका 3 कार्बन का जो पाइरुवेट है, ये 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ और एक CO2 रिलीज हो गया। बीच में एंजाइम जो लगा ये है PDH कॉम्प्लेक्स यानी पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और यहां 5 चीजें लगी। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना है तो कोएंजाइम ए अलग से देना पड़ेगा, NADH बनाना है तो NAD देना पड़ेगा, कोफैक्टर के नाम पे मैग्नीशियम देना पड़ेगा, इसके अलावा TPP एंड आपका यहां पर लिपोएट जो है ये हमें अलग से देना पड़ेगा। तो 5 चीजें हमने दी। दिस इज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स, दिस इज कंप्लीट कॉम्प्लेक्स। एक बार इसी चीज को हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं एनसीईआरटी में। देखिए, अगर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन करानी है तो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो ग्लाइकोलिसिस के जो फाइनल प्रोडक्ट है, चाहे भैया आपका पाइरुवेट हो, इसको भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजना है, चाहे आपका NADH हो, इसको भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजना है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होगी तो एक 3 कार्बन का जो पाइरुवेट है, इसके तीनों CO2 अलग हो जाएंगे, यानी 6 कार्बन का जो ग्लूकोज था उससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे, ठीक है। यहां पर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम लगता है और टेक्निकली इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां पर कई सारे कोएंजाइम्स भी लगते हैं, जैसे NAD भी लगा, कोएंजाइम ए भी लगा, तो कोएंजाइम ए के नाम में ही कोएंजाइम है तो कोएंजाइम्स भी लगते हैं, कोफैक्टर्स भी लगते हैं, जैसे Mg मैंने लिखवाया इज अ कोफैक्टर, क्योंकि मेटल आयन है तो ये कोफैक्टर है। जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ये क्या है, आपके कोएंजाइम्स हैं, ये आपके क्या है, कोएंजाइम्स हैं, करेक्ट।
तो पायरुवेट जो है इसको 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में और एक CO2 में तोड़ा, तो 2 + 1 3 कार्बन, यहां पे भी 3 कार्बन। कोएंजाइम ए जो है इसी के ऊपर सीधा सीधा हमने लगा दिया, इसमें कोई कार्बन नहीं होता, ये कार्बन नहीं है कोई, कोएंजाइम ए इसका नाम है सिर्फ। यस, इसमें सल्फर होता है अगर आप लिखना चाहो तो। ये NAD है, इसका NADH बना दिया। और यहां पर क्या लगा आपका, TPP भी लगा एंड लिपोएट भी लगा, तो 5 चीजें लगी, कोएंजाइम ए, NAD, मैग्नीशियम, TPP यानी थियामीन पायरोफॉस्फेट एंड आपका लिपोएट, ये आपका लगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी 2 NADH बने, आपका एक पायरुवेट से एक NADH बना, तो जाहिर सी बात है 2 पायरुवेट से 2 NADH आपके बन करके तैयार होंगे। ये NADH भी आगे चल के एनर्जी बनाने में काम आ रहे होते हैं। ये जो बात है ये मैं आपको कल बताऊंगा, या बेहतर तरीके से कल समझ पाएंगे, तो ये बात मैं आपको कल बताऊंगा। अभी मैं आपको एनर्जी काउंट करना सिखाता हूं कि अभी तक हमने क्या बनाया, अभी तक हमने क्या क्या बना लिया है, ये मैं आपको बता देता हूं। लेट्स कैलकुलेट एनर्जी मैट्रिक्स फॉर 1 ग्लूकोज। अब हम क्या कर लेते हैं, एनर्जी मैट्रिक्स फॉर 1 ग्लूकोज, एनर्जी मैट्रिक्स फॉर 1 ग्लूकोज। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बना लिया है, कितनी एनर्जी बना ली है, उस बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल टॉपिक। जब भी आपको अलग से सवाल में कुछ ना दिया हो, आप एक ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में ही सारी की सारी चीजें काउंट करेंगे। देखिए 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अगर ये 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो ये सबसे पहले क्या तैयार करेगा सर, सबसे पहले ये जो है आपका ग्लाइकोलिसिस में जाएगा और ये 2 मॉलिक्यूल तैयार करेगा, किसके, पायरुवेट के। एंड ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं पायरुवेट के, ये आपके क्या हो जाएंगे, 3-3 कार्बन के हो जाएंगे, करेक्ट। उसके बाद ये जो 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बना लेंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक पायरुवेट से एक आपका CO2, तो 2 पायरुवेट से आपके 2 CO2, ये बनके तैयार हो गए। अब इसी बेसिस पे हम लोगों को ATP भी काउंट करनी है। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस में सीधे सीधे 2 ATP निकल कर आ गए थे, एकदम सही बात है। एंड इसके अलावा आपके 2 NADH भी निकल के आ गए थे, ये भी एकदम सही बात है, करेक्ट। इसके अलावा अगर एक पायरुवेट की मैं बात करूं तो एक पायरुवेट से एक NADH निकलता है, तो 2 पायरुवेट से कितने NADH निकलेंगे, अभी तक 2 NADH निकल चुके होंगे, करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। तो यहां पर ये जो आपका NADH है भाई, ATP जितनी निकली उतनी तो निकली ही, इसमें तो कोई छेड़खानी कर नहीं सकते। ये जो 2-2 NADH है, इनसे आपको क्या देखने को मिल सकता है मेरे बंधु मेरे भाई, इनसे आगे चल के अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं तो आपको सीधा देखने को मिलेंगी 6 ATP बनती हुई। एक NADH से 3 ATP, तो 2 से हो जाएंगे आपकी 6 ATP। यहां पर भी सेम चीज होगी, अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो यहां भी क्या हो जाएंगे, आपकी 6 ATP हो जाएंगे, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहां भी 6 ATP, यहां भी 6 ATP, 12 और 2 ATP आपकी पहले निकल गई थी। अभी तक टोटल 14 ATP निकल चुकी हैं, हमने जितने काम किए हैं। और हमने क्या क्या काम किए हैं, इनके नाम अगर आप लिखना चाहें तो हमने काम क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस की है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ग्लाइकोलिसिस से हमने पायरुवेट बनाया और उसके बाद हमने क्या किया, लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। ये 2 चीजें हमने करी हैं, तो इससे हमारे टोटल कितने ATP बने हैं अभी तक, टोटल कितने बने हैं। नेट अगर कोई पूछ ले तो 2 ATP हैं टोटल, अगर कोई पूछ ले तो, क्योंकि नेट तो आपके 2 ही निकले अभी तक, टोटल कोई अगर देख ले तो 2 + 6 ग्लाइकोलिसिस के और 6 आपके लिंक रिएक्शन के, दैट इज 14 ATP अभी तक हम लोगों ने जुटा लिए हैं, अगर कोई टोटल की बात करे तब, है ना। नेट कोई पूछेगा तो अभी तक 2 ही ATP हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने लिए, उसके अलावा कुछ नहीं आया है। ये आपके अभी तक का पूरा ज्ञान था लिंक रिएक्शन का। ये 2 लाइनें हैं, ये आपको मैं क्रैब साइकिल के साथ पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ छोड़ा नहीं है ना। जानबूझ के ये 2 लाइनें मैं छोड़ रहा हूं, बिकॉज आपको पता लगेगा कि इस प्रोसेस में, जैसे ग्लाइकोलिसिस में कहीं ऑक्सीजन यूज नहीं हुई, वैसे ही इस प्रोसेस में भी कहां ऑक्सीजन यूज हुई। कहने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन कहां यूज की, मैंने यूज की कहीं पे। ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है, कहीं आपको ऑक्सीजन दिख रहा है इस पूरे के पूरे चार्ट के अंदर, नहीं सर। ऐसे ही जब आप क्रैब साइकिल पढ़ोगे तो क्रैब साइकिल में कहीं ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है। तो सर इसको हम एरोबिक बोल क्यों रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है फॉर द लास्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिर्फ लास्ट स्टेप के लिए जरूरत है, बीच में कहीं ऑक्सीजन दिखेगा भी नहीं, पर वो लास्ट स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां ऑक्सीजन नहीं हुई तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। सिर्फ इसीलिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। तो ना ग्लाइकोलिसिस में कहीं डायरेक्टली ऑक्सीजन लगी, ना यहां ऑक्सीजन लगी, ना क्रैब साइकिल में ऑक्सीजन लगेगी। ETS के लास्ट स्टेप पे आपको ऑक्सीजन की महिमा पता लगेगी कि भाई एक्चुअल में ऑक्सीजन हम लोग क्यों क्रेव कर रहे थे ऑक्सीजन के लिए, कि ऑक्सीजन मिल जाए, एरोबिक रेस्पिरेशन करें करें करें, दैट इज इंपॉर्टेंट।
ऑलराइट, सवाल देखिए, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है, पायरुविक एसिड इज, पायरुविक एसिड को क्या कर दिया, देखो खुद सोचो क्या कर दिया। यहां पर ये आपका पायरुवेट है, ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम है, इस पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन लेकर के NAD को दे दिया NADH बनाने के लिए। सेम इसी प्रकार से तो ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस में भी हो रही थी, जब मैंने कहा था कि इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, क्यों कहा, ऑक्सीजन का तो यूज ही नहीं हो रहा भाई, किसी चीज को ऑक्सीजन देना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, किसी चीज से हाइड्रोजन ले लेना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो पायरुवेट क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, इसीलिए तो नाम रखा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। डायरेक्टली तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, फिर ऑक्सीडेशन क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन ले लिए हैं NADH बनाने के लिए, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। सिर्फ इस नाम को समझाने के लिए ही जानबूझ के सवाल डाला था, ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, अब सीधा एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या क्या बनाएंगे ये आप देख लो, कितने इथेनॉल बने हैं एंड कितने CO2 बने हैं। एक ग्लूकोज के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 6 कार्बन का एक ग्लूकोज है, इससे 2 बने आपके पायरुवेट 3-3 कार्बन के, और ये जो 3 कार्बन का पायरुवेट है इससे बनेगा एक आपका अल्कोहल 2 कार्बन का, प्लस एक बनेगा आपका CO2। तो एक आपका जो पायरुवेट है इससे एक इथेनॉल और एक CO2 बनेगा, तो 2 पायरुवेट से आपके 2 इथेनॉल और 2 CO2 बनेंगे। 2 ग्लूकोज के लिए पूछा है तो इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 इथेनॉल और 4 CO2 बनेंगे, 4 इथेनॉल और 4 CO2 बनेंगे, ये आपने देखा। भाई एक ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट कर लो, यहां 2 ग्लूकोज के लिए पूछा है, यानी 12 कार्बन अगर आपने स्टार्टिंग में लिए हैं तो कितने इथेनॉल बनेंगे, खुद काउंट करके देख लो ना। और सिंपल है यार, इसमें तो इतनी टेंशन है भी नहीं भाई, आपका जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो 12 कार्बन आना चाहिए। आपने 2 ग्लूकोज लिए हैं, एक ग्लूकोज 6 कार्बन का, 2 ग्लूकोज 12 कार्बन के। यहां देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल 4 कार्बन हो गए, 2 CO2 2 कार्बन हो गए, 6, 12 के बराबर नहीं हुए। 6 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल 12 तो यही हो गए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 18, ज्यादा हो गए भाई, बैलेंस नहीं हुई। 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड आपके 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 9, फिर 12 नहीं हुए। 4 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये हुई ना बात। यानी अगर नहीं भी आता था ये सवाल करना और सिर्फ बैलेंसिंग भी लगा देते मेरे भाई केमिस्ट्री की, तो भी इस सवाल को बना ले जाते। जनरल फॉर्मूला ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब पूरे चीथड़े उड़ जाएंगे ग्लूकोज के, 6 आपके CO2 बन जाएंगे। 6 CO2 कहां बन रहे हैं, या इथेनॉल बन रही है तो फर्मेंटेशन है, 3 कार्बन का लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हाँ पायरुवेट बन रहा है, तो ये भी मतलब इनकम्प्लीट है। और यहां ग्लूकोज बना रहे हैं हम, यानी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, ये वाला सही है कि ग्लूकोज को तोड़ा और 6 CO2 आपके निकल गए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। तो थर्ड जो है आपका सेकंड जो है सॉरी आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी, दिस इज योर लिंक रिएक्शन। यानी हमने पूरी ग्लाइकोलिसिस आज रिवाइज कर ली, पूरी ग्लाइकोलिसिस रिवाइज करी है, और एक शीट में हमने लिंक रिएक्शन को खत्म किया है, कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज हमने यहां पर फेट ऑफ पायरुवेट को छोटी सी चार्ट पे रिवाइज किया, एंड देन आफ्टर हम लोगों ने क्या कर दिया मेरे भाई, लिंक रिएक्शन को भी समझ लिया। अब हमें सिर्फ क्रैब साइकिल पढ़नी है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैं जेन्युइनली यार माफी चाहता हूं, ये जो अभी प्रोग्राम आया है ये थोड़ा सा अचानक से ही आया है। आई वॉज अवेयर बट आई वॉज नॉट श्योर कि मैं जाऊंगा या नहीं। अब सिंस मास्टर साहब का कॉल आ गया है, अभी मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि मैं अपने, और मुझे लगता कभी इतना बड़ा होऊंगा कि मास्टर जी की बात को टाल दूं। मुझे लगता है आप भी मेरी जगह होते तो यही करते, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो माफी चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा सफर करना पड़ा, जो 2 घंटे का लेक्चर हो सकता था वो शायद अभी 1 ही घंटे का हो पा रहा हो। तो अपना ख्याल रखो, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको रिवाइज करो, बचे हुए टाइम में अपना बैकलॉग क्लियर करो। एंड मेरे दोस्त, मैं आपको नेक्स्ट वीक थोड़े से बड़े बड़े लेक्चर्स, हो सकता है लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ा दूं, हो सकता है लेक्चर्स का नंबर बढ़ा दूं, लेकिन अगले वीक आई एम जेन्युइनली गोइंग टू कंपनसेट दिस लेक्चर। हालांकि मैंने ले लिया है पर मेरे को संतुष्टि नहीं हुई है, मेरे को पूरा लेक्चर ही लेना था, फुल फ्लेजेड लेक्चर ही लेना था। तो अपनी संतुष्टि के लिए और आप सभी के प्यार के लिए, भरोसे के लिए, मैं जो है पूरा का पूरा अच्छा एक बड़ा लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा इन दिस कमिंग वीक, है ना। तो 2 अक्टूबर की छुट्टी है, चाहे वो छुट्टी कुर्बान करके मुझे लेक्चर बनाना पड़े, लेकिन मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा सच कोई छुट्टी का प्लान होता नहीं है, मैं हमेशा काम ही करता रहता हूं। तो आप लोगों के लिए कुछ नया तैयार करूंगा मैं, फॉर श्योर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, अपनी सेहत का ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, बचे हुए टाइम में बैकलॉग करना है, इधर उधर नहीं भागना है, आराम से अपना नोट्स को रिवाइज करिए। इस पूरे चैप्टर को होमवर्क दे देता हूं, जितना हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा है वो पूरा एकदम टिप्स पे कर लीजिए, और जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं वो एक बार रिविजिट कर लीजिए, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में विद क्रैब साइकिल। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।